गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों के बाद ये वीडियो, इसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 2 शिक्षा के समकालीन मुद्दे। इससे पहले हमने शिक्षा के समकालीन मुद्दे जो है इसका पहला पार्ट हमने आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण, सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा पढ़ा था। अब इसके अंदर हम लोग इस वीडियो में हम इस जो ये यूनिट है हमारा दूसरा, शिक्षा के समकालीन मुद्दे, इसको हम खत्म कर देने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। अब जो शिक्षा के समकालीन मुद्दे हैं, इससे समझ में क्या आता है या इससे क्या तात्पर्य है। दरअसल है क्या, डीएलएड में या फिर बीएड में हम शब्द को नहीं समझ पाते हैं, शब्द के अर्थ को ही नहीं समझ पाते हैं। इस वजह से हम उनके जो उन पर अनुप्रयोग होते हैं या प्रश्न होते हैं, उनका हम उत्तर सही से नहीं दे पाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। शिक्षा के समकालीन मुद्दे से अर्थ ये है, जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है, यहाँ पर चूँकि भारत में ये बात की जा रही है, तो भारतीय जो शिक्षा व्यवस्था है वो किस प्रकार की है, अभी भारत में किस तरह से शिक्षा में नवीनीकरण किया जा रहा है, बदलाव किए जा रहे हैं, या पहले कैसा था, अभी क्या गलत है, क्या सही है, इसी सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। गुणवत्ता कैसे आएगी, गुणवत्ता क्या है। तो चलिए अब देखते हैं। शिक्षा में समकालीन मुद्दे में हमारा पहला है शिक्षा में गुणवत्ता का सवाल। इससे क्या समझ में आता है, शिक्षा में गुणवत्ता से तात्पर्य क्या है। जो शिक्षा है उसको यदि हम व्यवहारिक जीवन से जोड़ देते हैं, यही हमारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। ठीक है, अब ये इसको हमने नोट्स में अच्छे से लिखने का प्रयास किया है। शिक्षा में गुणवत्ता से सीधा तात्पर्य क्या है, शिक्षा को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना है। सबसे बड़ी बात है व्यवहारिक जीवन से शिक्षा को जोड़ना। इस टॉपिक को याद रखना है, शिक्षा को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एक बहुत बड़ा भाग है। ठीक है, इसके बाद अर्थात हम जो शिक्षण कार्य कर रहे हैं वो केवल हम ये ना करें कि कॉपी में प्रश्न लिखा दिए बच्चों, अब इसका आंसर तुम्हें लिख कर आना है, या फिर हमने कॉपी में लिखा दिया, बोर्ड पर लिखा दिया, पढ़ा दिया, यहीं तक ही नहीं रखना है। जिस तरह हम एक उदाहरण देते हैं, एक हामिद का वाली कहानी है, ईदगाह। ठीक है, होगी किसी कक्षा में, दिमाग में मेरे उचित तौर पर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए है क्या, ईदगाह वाला जो है, मानिए हम उस अध्याय का कक्षा में शिक्षण करते हैं। इसके उपरांत बच्चों में क्या भावना आएगा, हामिद जो चिमटा खरीद के लाता है, हमने इस कहानी का उदाहरण दिया। इसके अलावा आप जो भी कहानी पढ़ा रहे हैं उसमें भी इसी तरह की बातें आ सकती है, बिल्कुल आएगी। तो ज़रा देख लें, हामिद जो चिमटा खरीद के लाता है, क्यों लाता है, क्योंकि वो देखता है उनकी दादी जो रहती है, उन रोटी उलटफेर करने में उनका हाथ अक्सर जल जाया करता है। तो इस वजह से वो क्या करता है, अपनी माँ के लिए अपनी दादी के लिए चिमटा लाता है। अब उसी तरह से देखिए, एक बच्चा कक्षा में बोलेगा कि चूँकि बच्चे समाज से आते हैं, समाज में विभिन्न प्रकार की संक्रियाएँ होती है। अब वहाँ पर ये बात आएगा, कोई बच्चा बोलेगा मेरी माँ कारखाने में काम करती है, या फिर अगल बगल के ऐसे जगह काम करती है जहाँ उन्हें हाथ अक्सर गंदे हो जाया करते हैं, तो वो गंदा ही हाथ उनका वो इस खाने पीने में भी प्रयोग कर लेते। तो उनके लिए वो क्या करेगा, रुमाल ला कर देगा कि आप कुछ करें तो इससे हाथ पोंछ लें। ठीक है, तो इसी प्रकार से बच्चे में क्या हुआ, फिर जो हम शिक्षण कार्य किए इसको हम बच्चे के व्यवहार से जोड़ दिए। पहले तो हम हामिद का जो कहानी था उसमें हमने शिक्षण कार्य करा दिया, फिर उसको हमने बच्चे के व्यवहार से जोड़ दिया कि तुम क्या कर सकते हो इस तरह से। तो बच्चे ने जवाब दिया मेरी माँ ये करती है, या फिर किसी के पिताजी ऐसा के साथ ऐसी परिस्थिति होगी तो वो इस प्रकार से सोचेगा। ठीक है, तो यही है व्यवहारिक शिक्षा, व्यवहार से जोड़ने का प्रयास। ठीक है, अब देखते हैं शिक्षा को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, अर्थात हम जो शिक्षण कार्य करते हैं वह केवल पाठ्य पुस्तक, कॉपी, कलम, कागज़ आदि तक ही सीमित न रहे। मतलब हम उनके व्यवहार से जोड़ दें, तब जो हम अब जो पढ़ाए हैं ये विषय वस्तु, ईदगाह हो या फिर रास्ते का पत्थर, इसी तरह से बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो इस तरह जो हम शिक्षण कार्य किए, बच्चे जो समझ गए, अब वो उम्मीदें नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो अपने व्यवहार में उन्होंने उसको
अनुकूलित कर लिया है, समझ लिया है, व्यवहार से ही हमने जोड़ दिया। तो व्यवहारिक शिक्षण जो है ये जल्दी बच्चे नहीं भूलते हैं और जल्दी समझते हैं और ज़्यादा समय के लिए सीखते हैं। व्यवहारिक जीवन से जोड़कर समझाया जाए जिससे बच्चे विषय वस्तु को जल्दी तथा आसानी से सीख पाएंगे एवं साथ ही लंबे समय तक याद भी रख पाएंगे। ठीक है, ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि टोटल यूनिट को हमने कवर करने का प्रयास किया है। 15-20 मिनट कम से कम होगा या फिर उससे ऊपर भी हो सकता है। तो धैर्य बनाकर यदि आप पूरा देख लेते हैं तो उम्मीद नहीं है कि आपको इस यूनिट में और भी कोई समस्याएं आ सकती है। ये हमने नोट्स खुद बनाया है, यदि आप इसे लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा जहां से कुछ छोटी मोटी रकम दे करके आप चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सार्वजनिक शिक्षा बनाम निजी शिक्षा। सार्वजनिक शिक्षा सीधा समझिए सरकारी स्कूल की शिक्षा। ठीक है, सार्वजनिक शिक्षा मतलब सबके लिए शिक्षा। अब हमने थोड़ा सा समझाने के लिए एक शब्द का प्रयोग कर लिया था, अब हम देख लेते हैं सार्वजनिक शिक्षा बनाम निजी शिक्षा मतलब दोनों में क्या अंतर है, किस तरह की शिक्षा व्यवस्था है दोनों को, वो समझना है इसके अंतर्गत। ठीक है, सार्वजनिक शिक्षा है हमारा वैसी शिक्षा व्यवस्था जो सभी के लिए हो, अर्थात जो बिना किसी भेदभाव, असमानता आदि के सबके लिए सर्वसुलभ हो, सबके लिए आसानी से मिल जाए एवं निःशुल्क हो। सरकारी विद्यालयों की शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक, ठीक, कक्षा 1 से 8 तक एक माध्यमिक है, उसके बाद भी चलती है। ये संवैधानिक दृष्टि से है, कक्षा 1 से 8 तक संविधान में अधिकार है, उसके बाद कोई पढ़े ना पढ़े तो वो उसका अधिकार नहीं है, वो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। सबके लिए सर्वसुलभ एवं निःशुल्क हो। सरकारी विद्यालयों की शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक की संवैधानिक दृष्टि से अधिकार है। ठीक है, मूल रूप से राज्य सरकार द्वारा ये पोषित होता है, ये जो शिक्षा व्यवस्था है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं सार्वजनिक शिक्षा के बारे में हमने बात की है। ये सबके लिए जो शिक्षा है इसमें गरीब भी पढ़ेगा, अमीर भी पढ़ेगा, दिव्यांग भी पढ़ेगा, बिना किसी भेदभाव के। भेदभाव में हमने मूल रूप से भेदभाव में असमानता का प्रयोग किया है। अब गरीबी आ जाएगी, इसमें असमानता आ जाएगा और सुविधाहीन, सुविधा प्राप्त, इसी तरह से बहुत सारी परिस्थितियाँ आ सकती है। ठीक है, सरकारी स्कूल में सभी बच्चे एक साथ पढ़ते हैं और जातिगत दृष्टि पे देख लीजिए, धार्मिक दृष्टि पे देख लीजिए तो अलग अलग है, लेकिन हम सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे। सब सार्वजनिक शिक्षा में सभी कोई शामिल हो सकता है। इसके बाद है निजी शिक्षा। हमारा निजी शिक्षा वही प्राइवेट एजुकेशन, ठीक है, किसी व्यक्ति, विशेष, संस्था, ट्रस्ट आदि के माध्यम से संचालित शिक्षा व्यवस्था है। इसके संचालन का उत्तरदायित्व सरकार पर नहीं होता है, लेकिन इसके संचालन का उत्तरदायित्व सरकार पर होता है। इसकी जो जितनी भी व्यवस्थाएं होंगी वो सरकार मुहैया कराएगी, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेगी। ये सारी जिम्मेदारी सरकार पर होगी। ठीक है, परंतु इस शिक्षा व्यवस्था जो निजी है इसकी जिम्मेदारी सरकार पर नहीं होगी। इसकी जिम्मेदारी किस पर होगी देख लेते हैं हम। इसकी जिम्मेदारी संस्था के संचालक, इसकी जिम्मेदारी जो है किसी व्यक्ति, संस्था, किसी व्यक्ति विशेष, संस्था, ट्रस्ट आदि पर इसके उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी होगी। इसकी गुणवत्ता की जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी होगी। निजीकरण या निजी शिक्षा तथा सार्वजनिक शिक्षा में तुलनात्मक दृष्टिकोण। अच्छा, ये हमने लिखा, इसका कारण है यहाँ पर जो लिखा हुआ है सार्वजनिक शिक्षा बनाम निजी शिक्षा, कहने का अर्थ है हम दोनों को हमने समझा दिया है। यदि आपको परीक्षा में आता है तो आप इन दोनों का तुलनात्मक दृष्टिकोण से आपको रख देना है, ये समझना है। तुलनात्मक दृष्टिकोण में हम क्या देखेंगे, इसमें सरकार पर ये होता है, सार्वजनिक शिक्षा में जिम्मेदारी सरकार पर होती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं, योजनाएं चलाई जाती है ना। और निजी शिक्षा में क्या होता है, जो एक पैटर्न बन जाता है उसी पर ज़्यादातर शिक्षण कार्य किए जाते हैं
और क्या क्वालिटी है दोनों में, तो हम समझ ही रहे हैं। क्या भारत की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार, भारत की या बिहार की बात करें तो किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था है, और हमारे प्राइवेट स्कूल की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की है, हम बिल्कुल समझ सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग बहुत समझदार हैं। ठीक है, अब इसके बाद है हमारे शिक्षा का निजीकरण, दूसरा टॉपिक है शिक्षा का निजीकरण। जो निजीकरण क्या है, मतलब प्राइवेटाइजेशन। ठीक ना, किसी संस्था को दे देंगे या फिर किसी व्यापारी को के हाथ में रहेगा तो वो इसका संचालन करेंगे। व्यापारी या बुद्धिजीवी लोगों के हाथ में, सरकार पर नहीं होगा निजीकरण में। ठीक ना, शिक्षा का निजीकरण इससे है, इसका फिर उदारवादी दृष्टिकोण तथा आलोचनात्मक विमर्श। ये कहने का मतलब, पहले आप यदि ये समझ लेते हैं तो इसका बहुत हद तक इसके अर्थ को समझ जाएंगे। शिक्षा का जो निजीकरण हो रहा है, इससे सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव, सीधा सा बात है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं शिक्षा के निजीकरण से होने वाले फायदे तथा नुकसान। हमने कोशिश किया है सरल से सरलतम शब्द का प्रयोग करने का, ताकि आप आसानी से समझ जाएं। यहाँ फायदे तथा नुकसान हमने लिखा है। ठीक, इसी तरह से बहुत सारे हमने हर संभव प्रयास किया है कि सरल से सरलतम शब्द का प्रयोग किया जाए, ताकि आप खुद से भी पढ़ के समझ सकें। शिक्षा के निजीकरण से होने वाले, अच्छा अब देखिए, ये हमने एक बना दिया है हैंड रिटन नोट्स, ये हमने खुद बनाया है। शुरू में हमने इसके बारे में बोल दिया था, जिक्र कर दिया था। ठीक है, अभी शिक्षा का जो निजीकरण है, इसमें क्या क्या होता है, इसके सकारात्मक पहलू और नकारात्मक पहलू हमने एक ही में समेट दिया है, और उसे ही हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, शिक्षा का निजीकरण, इससे क्या है, बिना इसके जो सकारात्मक प्रभाव हैं वो क्या होगा, यदि हम निजीकरण कर देंगे, किसी कंपनी को बेच देंगे, शिक्षा व्यवस्था कंपनी के हाथ में दे देंगे, किसी बुद्धिजीवी व्यक्ति के हाथ में दे देंगे, तो इससे होगा क्या, वो बिना कार्य के कर्मी जो होंगे या कर्मचारी या शिक्षक जो होंगे उसको वेतन नहीं देगा। ठीक, अब इस फिर नकारात्मकता में देखें, ये सकारात्मक में ही एक और है, कार्य में तीव्रता आएगी। ठीक है, गुणवत्ता आएगी, स्वच्छता आएगा, बदलाव आएगा, है ना। यदि हम ऐसे देख लीजिए, आप सरकारी बैंक में जाते हैं, आपका खाता भी नहीं खुलेगा, प्राइवेट बैंक आपको फ़ोन करके के बुलाएगा, आइए सर खाता खोल लीजिए। तो यही है, सरकारी जगह पे फिर क्या आ जाएगी, स्वच्छता आएगा, ये गुण निजीकरण कर देने से कार्य में तीव्रता आएगी, गुणवत्ता आएगा, स्वच्छता आएगा, समय समय पर नवाचार होते रहेंगे, बदलाव होते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, तो हम यदि कहीं जाते हैं तो कर्मियों के द्वारा हमें कैसा व्यवहार मिलता है सरकारी व्यवस्था में, है ना। तो निजीकरण कर देने से नर्म व्यवहार रहेगा कर्मियों का, ये हम सकारात्मक दृष्टिकोण पर देख रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा नकारात्मक भी देख लें, सकारात्मक में और एक देख लेते हैं। देख रेख के लिए, शिक्षा का जो निजीकरण होने के उपरांत देख रेख के लिए किसी जिम्मेदार व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाएगा, जो समय समय पर निगरानी करते रहेंगे एवं आवश्यक नवाचार करते रहेंगे। ठीक, अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कि ये कर्मी नहीं है, लेकिन हमने एक बात यहाँ पर पहले जिक्र कर दिया कि वो इसमें कि बिना कार्य के उसे वेतन नहीं मिलेगा। तो ये जो कर्मी है, ये अपना कार्य हमेशा समय पर करता रहेगा। ठीक, इसके बाद है वेतन कोई संस्था प्रदान करेगी जो कि अपने फ़ायदे के लिए कम बेश भी कर सकेगा, और ये अगर कम बेश करेगा तो आप इसे बोल भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये नकारात्मक प्रभाव है, ये नकारात्मक है, ये नकारात्मक है। फिर शिक्षक केवल शैक्षिक पहलू पर ही ध्यान से दे सकेंगे। अच्छा, एक बात ज़रा समझ लें, एक और होगा डीएलएड में पेपर S4 करके, स्वयं की समझ। इसमें से थोड़ा सा एक शब्द लेते हैं हम, ज़रा गौर से समझिएगा। एक होता है सेविका, हम शिक्षणकर्ता के बारे में जिक्र कर रहे हैं, ठीक ना। अच्छा, एक होता है सेविका, दूसरा फिर होता है शिक्षक, तीसरा होता है व्याख्याता। इसी प्रकार से
जगह जगह पर शिक्षणकर्ता को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो एक बात आप समझिए, आप का ये दूसरा वर्ष है डीएलएड का, तो आप इस बात को समझ रहे होंगे कि शिक्षक के क्या कार्य हैं, व्याख्याता के क्या कार्य हैं, सेविकाओं के क्या कार्य हैं, है ना। शब्द से उम्मीद है आप परिचित होंगे। इसको जरा समझ लें। सेविका का अर्थ है जो कक्षा 1 से नीचे की बात हो रही है, ठीक। कक्षा 1 से जो नीचे है उस बच्चे को हमें पढ़ाना नहीं है, ठीक ना। आंगनबाड़ी में जो होती है वहाँ सेविकाएं होती है, वहाँ पर बच्चे की सेवा के लिए उसे रखा जाता है, उस कर्मी को, ठीक ना, कि उसे दरअसल वहीं से शिक्षा के से जोड़ने का प्रयास किया जाता है, ना कि उसे पढ़ाया जाए, ठीक ना। तो वहाँ पर ये सेविकाएं कहला जाएंगी। और शिक्षक, फिर यदि हम आते हैं फिर कक्षा 1 में, वहाँ से शिक्षक शुरू होते हैं। वहाँ से जो शिक्षक शुरू होते हैं, शिक्षक का कार्य क्या है? आपने ये बात पढ़ा होगा कि हम कक्षा में शिक्षण के दौरान किस किस चीज़ का ध्यान रखेंगे? व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझेंगे, बाल मनोविज्ञान को समझेंगे, बच्चों के आवश्यकताओं को समझेंगे, रुचि को समझेंगे, है ना। तब हम शिक्षण कार्य करेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे। यदि उनके साथ कोई समस्या है तो हम व्यक्तिगत दृष्टि से कक्षा के संचालन के बाद उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। ये एक शिक्षक का कार्य है, ठीक। और एक व्याख्याता, इसका क्या कार्य है? आपने व्याख्यान विधि पढ़ी होगी। एक तरफा संप्रेषण होता है ना। तो बच्चे, ये उच्च कक्षा के लिए ही सही है, छोटे कक्षा में इससे बच्चे नीरस होने लगते हैं, है ना। इसमें जो बच्चे सिर्फ श्रोता मात्र हो जाते हैं, है, ठीक है। अब व्याख्याता से क्या अर्थ है? जो व्याख्यान विधि करता है वो व्याख्याता हुआ। तो देखिए, व्याख्याता शिक्षक नहीं है, ये याद रखिए, पर शिक्षक जो है यह व्याख्याता है। जो व्याख्याता है उसका कार्य सिर्फ इतना है, उनके सामने विषय आपके कक्षा में आएंगे, या डीएलएड हो या फिर कहीं भी हो, आपके सामने आएंगे, उन्हें विषय वस्तु उसके सामने में उनके रहेगी, वो उस विषय वस्तु के अनुरूप आपके सामने उस विषय वस्तु की व्याख्या कर देंगे, ठीक। आपको समझ में नहीं आएगा तो आप बीच में प्रश्न वगैरह कर सकते हैं, लेकिन आप शिक्षण तक ही सीमित है। यहाँ जो शिक्षक का था कि वो उनके यदि बच्चे के साथ व्यक्तिगत समस्या है तो उनका समाधान करेंगे, यहाँ पर ये बात खत्म है। फिर अब यहाँ इनको इतना समझाने का क्या मेरा मकसद था, ये देखिए, शिक्षक केवल शैक्षिक पहलू पर ही ध्यान दे पाएंगे। अब जो उसके साथ इतना काम लिया जाएगा वो परेशान रहेगा, बिना कार्य के वेतन नहीं मिलेगा, तो सिर्फ वो जो कार्य करेगा अपना कार्य क्या समझेगा? वो सिर्फ शिक्षण ही समझेगा। इसके अलावा छात्रों के जो विशेष पहलू हैं उस पर वो ध्यान नहीं देगा। यदि कोई बच्चा खेल की दृष्टि में आगे बढ़ रहा है तो उस पर क्या जानेगा? मेरा कार्य सिर्फ शिक्षण है, चलो शिक्षण करते हैं। या फिर उसके साथ कोई समस्या है तो उस पर भी ज़्यादा वो ध्यान नहीं देगा। ये हमने नकारात्मक पहलू लिखा, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं अभिवंचित एवं उपेक्षित वर्ग के लिए शिक्षा। अभिवंचित और उपेक्षित वर्ग है क्या, इसको जरा जान लेते हैं। अभिवंचित अर्थात वंचित वर्ग, पिछड़े वर्ग, सुविधाहीन लोग जो कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सुविधाओं या न्याय से वंचित अथवा असल में अनभिज्ञ हों, अनजान हों, उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना उपेक्षित वर्ग के लिए शिक्षा के रूप में जाना जाएगा। अच्छा, एक बात देखिए, अब यहाँ जो अभिवंचित वर्ग है वो दरअसल है क्या? विद्यालय से दूर है, उसके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं, उसको हम आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक और बात जान लेते हैं। S1 में चूँकि ये चीज़ महत्वपूर्ण है, जो पेपर S1 है डीएलएड का, उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीनों क्या है? ये तीनों न्याय है। न्याय के कितने प्रकार हैं? संविधान में न्याय के 3 प्रकारों पर बात की गई है। आपने संविधान की प्रस्तावना में देखा होगा, सामाजिक सुना होगा, सामाजिक या पढ़ा होगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक। तो ये तीनों जो है न्याय की अवधारणाएं हैं।
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इसलिए हमने तीनों का जिक्र कर दिया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुविधाओं या न्याय से वंचित हो। कैसे वंचित हो सकता है? जागरूकता नहीं है उसमें, या फिर उस तक वो संसाधन पहुंच ही नहीं पा रहा है ना, ये बातें हो सकती है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं, हम तो इनको ही ये जो हमारा विषय वस्तु है इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, उनको ही विद्यालय से जोड़ेंगे, है ना। उनको विद्यालय से जोड़ने के लिए हम विभिन्न प्रकार की जिस प्रकार सरकार योजना चलाती है ना, बच्चे के लिए को पोशाक देती है, स्कॉलरशिप देती है, और सबसे बड़ी बात तो मध्याह्न भोजन देती है, जो कि रोज का कार्य है। एक बहुत बड़ी योजना है ये मध्याह्न भोजन। हम 200 आदमी का एक दिन खाना खिलाते हैं तो इतना परेशान हो जाते हैं, सरकार रोज़ ऐसा करती है। तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक खैर दोनों प्रभाव हैं। शिक्षक भी थोड़ा परेशान रहते हैं, तो इस वजह से शिक्षण कार्य सही से नहीं हो पाता है। ठीक, इसके बाद हम देख लेते हैं जो विद्यालय है हमारा, इससे हम कैसे जोड़ेंगे। यदि उनके पास हम जाते हैं बात करने, अभिवंचित वर्ग के पास, अभिवंचित वर्ग बहुत तरह से वंचित हो सकते हैं, जातिगत दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, अमीरी, गरीबी, आर्थिक, किसी भी दृष्टि से वो वंचित हो सकता है। तो वंचित चाहे तो उसे समाज द्वारा किया जाता है, या फिर वे खुद जागरूकता नहीं होने की वजह से हो सकता है। तो इसमें किसी का गलती हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, अब यदि हम उसके पास विद्यालय की बात करते हैं या विद्यालय से उसे जोड़ने की बात करते हैं, तो उसके मन में क्या आता है, वो पूछेगा पढ़ाई क्या है, इससे क्या फ़ायदा, इससे क्या होता है, फ़ायदे इससे क्या हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं। वो दरअसल है क्या, शिक्षा से दूर है। तो हम उनको बताएंगे पढ़ाई ये है, हमसे जागरूक होते हैं, समाज में अपने अधिकार को समझते हैं, खुद को समझते हैं, फिर एक अच्छे नागरिक के रूप में उभर पाते हैं, बन पाते हैं, देश के लिए कुछ करने का हमें मौका मिलता है ना, पढ़ाई से। ठीक, फिर इसके बाद क्या है, फिर यदि हम बोलेंगे, उनसे बात करेंगे, वे बोल सकते हैं विद्यालय क्या है, उनमें वे अनभिज्ञ हैं। तो इस प्रकार से भी वंचन है, शिक्षा से दूर है तो भी वे वंचित हैं, अभिवंचित हैं। और विद्यालय अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, हमने ऊपर सबका जिक्र कर दिया था। अब विद्यालय क्या है, तो उसे बताएंगे विद्यालय क्या है। यहाँ बच्चे अच्छी प्रकार से खुशी माहौल में सबके साथ एक साथ सबके साथ मिलजुल कर पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं। ठीक, तो उन्हें अच्छाई बतानी है। उसके बाद क्या है, जब इतना बोलेंगे तो फिर आपस में हमसे ये प्रश्न कर सकते हैं कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, विद्यालय में हम कैसे फीस देंगे। तो उन्हें बताना है कि नहीं, विद्यालय में कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। देखिए, और वो ऐसा प्रश्न करते हैं तो इससे क्या जाहिर होगा, वे अनजान हैं, आर्थिक स्थिति उनकी दयनीय है। वे यदि पैसे की ही बात होती तो वो कहाँ से देते हैं। तो उनकी आर्थिक स्थिति भी दयनीय है और वे बड़ी बात की अनजान है। सरकारी विद्यालय में पैसे नहीं लिए जाते हैं, वे बिल्कुल निःशुल्क है और उसका अधिकार है, इस बात से वो अपरिचित हैं, अनजान है। तो उन्हें समझाना है कि नहीं, सरकारी विद्यालय जो है कि वहाँ निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, ये आपका अधिकार है। ठीक, इसके बाद है विद्यालय। अब उनके मन में सिर्फ ये भावना आएगा कि ये और ये दोनों एक साथ समझ लीजिए। जैसे अब हम जरा बात करते हैं इस पर। विद्यालय में तो सिर्फ उनके मन में ये भी भावना आ सकती है कि विद्यालय में तो सिर्फ अमीर बच्चे ही जाते होंगे, हम तो जा नहीं पाएंगे ना। इस प्रकार की बातें आ सकती है, तो उनमें उत्सुकता होगी। अब वो थोड़ा ललक जागेगा। तो उनको तो ऐसी तो बात है नहीं, विद्यालय में बिना किसी, जो सरकारी विद्यालय है, बिना किसी, ये समान विद्यालय व्यवस्था को दर्शाता है, समान विद्यालय प्रणाली को, है ना। वे लोग सवाल कर सकते हैं, क्या हम उनके साथ स्कूल में पढ़ सकते हैं? समान विद्यालय व्यवस्था है, जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बिना किसी भेदभाव के, जाति, किसी भी प्रकार के भेदभाव, असमानता, जातिगत हो, धार्मिक हो, या फिर आर्थिक हो, राजनैतिक हो, इन सब के हम सबको एक साथ शिक्षण कराएंगे, एक ही माहौल में, एक ही कक्ष के अंदर में। ठीक, ये समान विद्यालय व्यवस्था को दर्शाता है, ये भी उन्हें समझाना है।
फिर उसके बाद अब बोलेंगे वो हमारे पास तो किताब ही नहीं है, सुविधाहीन है वो। तो समान विद्यालय व्यवस्था में एक और बात है कि सारी सुविधाएं सरकार मुहैया करवाएगी, एक भी पैसे किसी से नहीं लिए जाएंगे। तो उसे ये भी समझाना है कि नहीं, किताब आपको सरकार मुहैया करवाएगी, आप सिर्फ विद्यालय जाएं, आपको लंच भी लेकर नहीं जाना है, आपको वहाँ खाने भी दिया जाएगा। इस प्रकार से हम उसे जोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो ये हमारा विषय वस्तु है इसमें दरअसल है यही अभिवंचित एवं उपेक्षित वर्ग के लिए शिक्षा। तो इसे हम विद्यालय से कैसे जोड़ेंगे, है ना, यही हमें पढ़ना है, जानना है। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद है उपर्युक्त तथ्य अभिवंचित वर्गों के विचार हैं। जब हम उन्हें विद्यालय से जोड़ने की बात करते हैं तो उनके मन में इस प्रकार के प्रश्न उठेंगे या उठ सकते हैं, जिसे नम्रता से समझाते हुए विद्यालय की उपयोगिता बताना है। अब देख लेते हैं हम आगे। समान विद्यालय व्यवस्था, इसके बाद ये यूनिट भी खत्म हो जाएगा। ठीक, इस प्रणाली का उद्देश्य या व्यवस्था या सिस्टम जो कह लीजिए, उसका उद्देश्य है बिना किसी जाति, धर्म, लिंग एवं आर्थिक स्थिति आदि के आधार पर सभी बच्चे को एक ही विद्यालय में एक साथ शिक्षा प्रदान करना है। ठीक, हम जो कक्षा में शिक्षण करेंगे, जरा पानी पी लेते हैं। हम जो कक्षा में शिक्षण करेंगे उसमें समान विद्यालय व्यवस्था में क्या है, बिना किसी जाति, धर्म, लिंग एवं आर्थिक स्थिति आदि के आधार पर कोई बच्चा गरीब है वो भी पढ़ेगा, अमीर है वो भी पढ़ेगा, धार्मिक हिंदू है, मुस्लिम है, किसी भी धर्म का है वो पढ़ेगा, चाहे वो दिव्यांग हो, जातिगत में मान लेते पिछड़ा हो, अत्यंत पिछड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। एक ही विद्यालय में एक ही साथ शिक्षा प्रदान करने का उसे अधिकार है। यही है समान विद्यालय व्यवस्था, यह समान विद्यालय प्रणाली। अब है क्या इसमें, साथ ही विद्यालय में कोई फीस भी नहीं ली जाएगी, निःशुल्क होगा और सारी सुविधाएं सरकार मुहैया करवाएगी। अच्छा, अब आप लोग हमको एक बात बताइए, यदि आप लोगों को ना समझ में आए तो बेझिझक होकर के आप कमेंट कर सकते हैं। और इस नोट्स की बात करें तो आप यदि लेना चाहते हैं, आप ये नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा जहाँ से आप छोटी मोटी रकम दे करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बात ज़रा बताइए कि क्या समान विद्यालय व्यवस्था जो है केवल सरकारी विद्यालय ही इसका अंग हो सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं देंगे, आपको खुद ढूंढना है। यदि न समझ में आए तो विकट परिस्थिति में आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया आपका देखने के लिए।